हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने 10th के दो लेक्चर बनाए। एक लेक्चर बनाया जिसमें हमने आपको एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें हमने बताई। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने आपको एक वर्ड समझाया था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये बातें हम आपको समझा चुके हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आइए आज हम बात करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, समझ में आती बात। ऐसे केस में या तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब समझिए, अगर यहां पर प्लस साइन लगा है तो आप समझेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैसा है? एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वो हीट रिलीज कर रहा है, और अगर यहां पर माइनस लगा है तो मतलब इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आज हमारी टॉपिक होने वाली है व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। किसे कहते हैं एक्सोथर्मिक और किसे कहते हैं इंडोथर्मिक। क्लियर है? चलिए समझते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को ब्रीफली। आइए देखिए बाबू, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपने बॉन्ड होते हैं, इसे बोलते हैं बॉन्ड। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं कुछ न कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, समझिएगा, कुछ न कुछ एनर्जी के साथ बाइंड होते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि ये कैप है और ये मार्कर है, तो इसका कैप इस मार्कर के थ्रू एक एनर्जी से लगा हुआ है। अब अगर मैं एनर्जी अप्लाई करता हूं तो मैं एनर्जी या अप्लाई करूंगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब जो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, अगर मैं ज्यादा एनर्जी लगा दिया तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक। जैसे आप कोई फ्यूल का कंबस्ट करते हो तो कंबशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। आग जलाने के बाद वो आग कहता है मुझे हीट दो, नहीं, वो आपको एनर्जी देता है। अगर वो आपको एनर्जी दे रहा है तो कंबशन होने पर एनर्जी रिलीज हो रही है। बाइक में पेट्रोल का कंबशन क्यों करते हो? ताकि वहां से एनर्जी निकले। तो अगर वो कंबस्ट हो रहा है तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिलीज हो रही एनर्जी इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो दो चीजें होती हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में ए और बी मिलकर सी बनाए, और यहां मान लो ए सी बन गया और बी बाहर हो गया। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर एनर्जी भी रिलीज हो गई। सपोज करो एनर्जी रिलीज हो गई, तो अब कहने का मतलब यहां जो बॉन्ड टूटा, इस टूटने पर बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बनने में जो एनर्जी लगी उसकी वैल्यू यहां से रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के कंपेयर में कम थी। मतलब अगर इसने सपोज करो 10 किलो कैलोरी एनर्जी को रिलीज किया तो यहां पर केवल 5 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और 5 किलो कैलोरी एनर्जी यहां इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर हो गई। अब बताओ, अगर 5 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से रिलीज हो गई और केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पे यूटिलाइज हुई, तो मतलब जो 5 किलो एनर्जी निकली ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो हीट क्यों रिलीज या एब्जॉर्ब होती है? जब पुराने बॉन्डों की ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे केस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। समझ में आती बात? अब और अच्छे से समझिएगा, इतना तो समझ गए होंगे। अब और डिटेल में समझते हैं इसको। जैसे देखो, अगर मान लो कि यहां पर एक हम इसको दिखा लेते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब समझ, सीधे से समझो कि रिएक्शन का कितना परसेंट हो रहा है उसी को बता रहा है। और ये आपका एनर्जी का सिंबल है। अब शुरू में रिएक्टेंट यहां पर है, देखो हर रिएक्टेंट, जैसे हर एक चीज होती है तो रिएक्टेंट मतलब आप समझो रिएक्टेंट हो। जब आप स्कूल पढ़ने गए तो उस समय कुछ सीख के गए थे, जो चीजें सीख के गए थे उस समय जितना आप जानते थे वो ये रिएक्टेंट एनर्जी है। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिएक्टेंट एनर्जी। रिएक्टेंट एनर्जी कहते हैं। अब क्या होगा कि जब रिएक्शन होगा रिएक्टेंट में तो उसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है,
बॉन्ड टूटने पे पहले वो पूरा फोर्स लगाने लगता है और आप एनर्जी अप्लाई करते हो वो भी बढ़ाता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो उससे ज्यादा एनर्जी लगा नहीं सकता और फिर टूट के इधर आता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये यहाँ आ गया और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो यहां से यहां की जो एनर्जी है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट एनर्जी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट एनर्जी। और ये वाली जो एनर्जी इतनी चाहिए इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको हम समझ कितनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी? इतनी। प्रोडक्ट के पास कितनी होगी? इतनी। मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से और कम हुई ना। जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से और कम हुई तो मतलब सीधी सी बात है कि एनर्जी को क्या किया गया? रिलीज किया गया है। तो एनर्जी रिलीज किया गया है, ये कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। और याद रखिए जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी घटती है और एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? और ज्यादा हो गई और बढ़ गई। क्लियर है? समझ में आता है सबको? अच्छा, अब अगर हम कहें कि यहीं पर ये प्रोडक्ट यहां आने के बजाय ये आपका यहीं पे रह जाता है, यहां पे, तो ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में आपकी प्रोडक्ट एनर्जी ये है आपकी प्रोडक्ट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? प्रोडक्ट एनर्जी। प्रोडक्ट एनर्जी समझिएगा। यानी जब आपने देखा कि एंडोथर्मिक है तो यहां तक एनर्जी थी, यहां थी, तो ये आपकी प्रोडक्ट एनर्जी हो गई। तो अब यहां पे देखिए कि जितना था ये उससे ज्यादा एनर्जी गेन कर चुका है। इसका मतलब जितना पहले था उससे ज्यादा एनर्जी हुई, तो मतलब कहीं ना कहीं से वो इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा गेन किया, तभी तो उतनी एनर्जी उसकी बढ़ गई। और ये जो एनर्जी उसने गेन किया है इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया? इंडोथर्मिक हो गया। क्यों इंडोथर्मिक हो गया? क्योंकि एनर्जी इन हुई है। इंडोथर्मिक का मतलब इन होना, एक्सोथर्मिक का मतलब बाहर होना। तो अगर एनर्जी इन हुई है तो इंडोथर्मिक, एनर्जी बाहर होती तो एक्सोथर्मिक। तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई, तो इससे पता चल रहा है कि ये इंडोथर्मिक है। अगर ये नीचे आ जाता, ये ऊपर रहता तो रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। जैसे अगर कभी किसी एसिड के अंदर वाटर मिलाते हो तो एसिड के अंदर वाटर मिलाते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सो हुआ या इंडो? एक्सोथर्मिक हुआ। लेकिन सोचो अगर बर्फ को पिघलाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो बर्फ जब पिघलता है तो एनर्जी गेन करता है, तो इसका मतलब बर्फ का पिघलने का प्रोसेस कैसा हो गया? इंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड। तो ये आपका बेसिक पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं और इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। एकदम अच्छे से डिटेल्स समझिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे सीखेंगे केमिकल चेंजेस को और फिजिकल चेंजेस को। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप समझते चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बाय।